आज से कई शताब्दियों पहले भारत की सीमाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही सीमित नहीं थीं। भारत की सीमाओं की परिमितियां चाहे पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो या फिर म्यांमार का बगान, सबको अपनी सीमाओं के अंदर समा लेती थीं। आज़ादी के वक्त असंख्य प्रयासों से जहां 500 से अधिक रियासतों को एक साथ लाने का प्रयास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो वहीं आज़ादी के बाद बीते कुछ वर्षों में भारत की सीमाएं न जाने और कितनी बार बहुरूपित करी गई। बहुरूपित यानी हमारे देश के राज्यों की सीमाएं कई बार परिवर्तित करी गई। कभी इन्हें बढ़ाया गया तो कभी इन्हें घटाया भी गया। यानी कभी एक प्रदेश को बांटकर दो अलग अलग प्रदेश बनाए गए तो कभी दो प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश का दर्जा दिया गया। उदाहरण के तौर पर एक समय में उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में उसे यूपी से अलग करके एक अलग प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और उत्तराखंड बना हमारे देश का 27वां प्रदेश। राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने की कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे किसी राज्य का इतना बड़ा होना कि कानून व्यवस्था सही ढंग से संचालित करना मुश्किल हो जाए, किसी राज्य की आबादी का इतना हो जाना कि वहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाए। ऐसी स्थिति न आए, इस वजह से संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में आर्टिकल 3 को लिखा। आर्टिकल 3 के टाइटल को पढ़ते ही हमें ये समझ आ जाता है कि ये आर्टिकल हमारे देश में किसी राज्य के एरिया को कम करने, किसी राज्य के एरिया को बढ़ाने या किसी राज्य की बाउंड्री में थोड़ा बदलाव करने या फिर हमारे देश के किसी राज्य का नाम बदलने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें यूपी और बिहार को मिलाकर एक करना हो, या फिर किसी प्रदेश को दो हिस्सों में बांटना हो, या फिर किसी राज्य का नाम हमें बदलना हो, तो ऐसा करने के लिए आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 3 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3 के पहले क्लॉज की शुरुआत ही पार्लियामेंट में बाय लॉ को लिखकर करी है, जो ये स्पष्ट करता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही राज्यों के एरिया, उनकी सीमाओं या फिर उनके नाम में बदलाव कर सकती है। अलग अलग राज्यों की लेजिस्लेचर्स के पास ये शक्ति नहीं है। लेजिस्लेचर का मतलब राज्यों की विधानसभाओं से तो है ही, साथ ही साथ अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर हम उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। इसके अलावा क्लॉज ए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाकर किसी राज्य का एक हिस्सा अलग करके उस हिस्से को एक अलग राज्य बनाने की ताकत देता है। पार्लियामेंट दो या उससे ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है। इसके अलावा पार्लियामेंट दो राज्यों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर एक नए प्रदेश का निर्माण कर सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है या नए बनाए गए राज्य का नामकरण भी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा सिर्फ एक शर्त पर ही कर सकती है। ये शर्त प्रोविजो टू क्लॉज ए टू ई हमको बताता है। प्रोविजो शब्द को लीगल लैंग्वेज में टर्म्स एंड कंडीशंस बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शर्त सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में ये बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन ये बिल सिर्फ तभी पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट अपना इनिशियल रिकमेंडेशन बिल को दे। प्रेसिडेंट के इनिशियल रिकमेंडेशन देने के बाद ही आर्टिकल 3 से संबंधित कोई भी बिल पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। उसके बिना ये संभव नहीं है। प्रेसिडेंट का इनिशियल रिकमेंडेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मान लीजिए पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी किसी तरह से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते एक बिल पास करवा लेती है और उसके तहत अब केंद्र सरकार को बिहार के डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए देने हैं। अब क्योंकि बिल पार्लियामेंट में पास हो गया है और केंद्र सरकार बजट ना होने की वजह से ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, तो ऐसा लगेगा कि बहुमत के सिद्धांत पर चलने वाले हमारे लोकतंत्र का ये अपमान है। इसी वजह से मनी बिल या कुछ ज़रूरी आर्टिकल जैसे आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बिल अगर पास करना है तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं और उन्हें सरकार का पक्ष पता होता है कि क्या कोई बिल या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना सरकार के बजट में है, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में भी है या नहीं। क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ तो उन्हें अपना इनिशियल रिकमेंडेशन बिल को दे दिया और अगर मन नहीं किया तो नहीं दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अ टिकुलर हेड, दैट इज ही इज जस्ट अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपने मन से ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, न कि अपनी मन मर्जी से। तो जब भी कोई ज़रूरी बिल पास करना होता है, जैसे आर्टिकल 3 से संबंधित या फिर मनी बिल से संबंधित कोई भी बिल अगर पास करना है, तो प्रेसिडेंट के इनिशियल रिकमेंडेशन के बिना बिल पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि आर्टिकल 3 स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करे जाने के संबंध में है, तो अगर इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है या एक राज्य को बांटकर दो राज्य बनाने हैं, तो ऐसा करने पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो है वहाँ की जनता, वहाँ के लोग। इसलिए प्रेसिडेंट के इनिशियल रिकमेंडेशन से भी पहले सरकार या फिर कोई सांसद जब प्रेसिडेंट को उनकी इनिशियल रिकमेंडेशन के लिए बिल सौंपेंगे, तो वो रिकमेंडेशन देने से पहले इस बिल को उन राज्यों की विधानसभाओं में भेजेंगे
जो इस बिल से अफेक्ट हो रही हैं। तो अगर मान लीजिए कि यूपी और बिहार को मिलाकर एक प्रदेश बनाना है, तो उसके लिए बिल यूपी और बिहार की विधानसभाओं में भेजा जाएगा, जहां इन राज्यों से इनका ओपिनियन मांगा जाएगा कि क्या ये बिल के पक्ष में है या नहीं। अगर इन प्रदेशों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वो भी साथ में अपना ओपिनियन देंगी। स्टेट से अपने ओपिनियन देने के बाद ये बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, जहां अब प्रेसिडेंट अपना इनिशियल रिकमेंडेशन देकर पार्लियामेंट में बिल को भेज देंगे। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना इनिशियल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर टिका हुआ है, तो फिर ये बिल पार्लियामेंट में नहीं भेजा जा सकता है और ये बिल कोलैप्स कर जाएगा। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर सरकार ही ये बिल प्रेसिडेंट को भेजती है और प्रेसिडेंट अपनी इनिशियल रिकमेंडेशन से पहले ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भेज देते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि प्रेसिडेंट का इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर्स को भेजना और दोनों प्रदेशों को एक करना केंद्र सरकार की ही पहल है। तो क्यों सरकार खुद से ही पहल करके बीच रास्ते में प्रेसिडेंट से इनिशियल रिकमेंडेशन के लिए मना करेगी? इसलिए फिर प्रेसिडेंट का इनिशियल रिकमेंडेशन भी ऐसे हर मामले में मिल जाता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्र सरकार की रजामंदी इसमें पहले से ही छिपी होती है। भारत में जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो अक्सर सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के किसी मिनिस्टर के द्वारा ही संसद में पेश किया जाता है। प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर सकता है, लेकिन 1970s के बाद हमारे देश की पार्लियामेंट में किसी बिल को प्राइवेट मेंबर पास नहीं करवा पाया है। प्राइवेट मेंबर यानी वो सांसद जो कि मिनिस्टर नहीं है, फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ एक सांसद के साथ इतने और सांसद नहीं होते हैं कि वो कोई बिल पास करवा दे। सरकार के पास ही पार्लियामेंट के अंदर इतने सांसद होते हैं कि वो कोई बिल पास करवा पाए। तो जब 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांटा गया था, तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले प्रेसिडेंट को उनकी इनिशियल रिकमेंडेशन के लिए बिल भेजा। प्रोविजो टू क्लॉज 1 का पालन करते हुए प्रेसिडेंट ने अपनी रिकमेंडेशन से भी पहले बिल को आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए भेज दिया, जहां पर इस बिल पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के बाद आंध्र प्रदेश की विधानसभा से बिल को वापस प्रेसिडेंट को भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश का ओपिनियन जानने के बाद प्रेसिडेंट ने अपना इनिशियल रिकमेंडेशन बिल को दे दिया और इसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करते हुए बिल को पार्लियामेंट में भेज दिया गया। इसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया। पूरे आर्टिकल 3 को अगर हम पढ़ें तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं करा गया है कि बिल पार्लियामेंट को किस मेजॉरिटी से पास करना होगा। ऐसे केस में जब कौन सी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करना है ये मेंशन ना करा गया हो, तब उसका मतलब सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो बिल पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट के फाइनल असेंट के लिए बिल उनको भेजा गया। भारत में कोई भी बिल प्रेसिडेंट के असेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता है। कोई भी बिल प्रेसिडेंट के फाइनल असेंट देते ही एक्ट बन जाता है। इसके बाद किसी भी एक्ट को फोर्स में लाने के लिए केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जिससे वो एक्ट लॉ बनकर फोर्स में आ जाता है। इसी तर्ज पर प्रेसिडेंट के फाइनल असेंट देने के बाद ये बिल एक्ट बन जाता है और 2 जून 2014 को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर एक नया प्रदेश बनाया जाता है, जो कहलाता है तेलंगाना। एक और बात जो प्रोविजन टू क्लॉज 1 में लिखी हुई है वो ये है कि जब प्रेसिडेंट बिल को लेजिस्लेचर्स में भेजेंगे, तो वहाँ उनका ओपिनियन जानने के लिए प्रेसिडेंट उन राज्यों को एक समय सीमा भी देंगे कि कितने समय में स्टेट्स को अपना ओपिनियन देना है। इसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में प्रेसिडेंट स्टेट्स को एक टाइम लिमिट देंगे। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट 3 महीने का समय यूपी और बिहार की लेजिस्लेचर्स को देते हैं। ऐसे में यूपी और बिहार की लेजिस्लेचर्स प्रेसिडेंट से समय बढ़ाने की मांग भी कर सकती हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट समय बढ़ा भी देते हैं, लेकिन फिर भी ये विधानसभाएं अपना ओपिनियन देने में टाइम लिमिट से ज़्यादा समय लेती हैं या फिर किसी कारण अपना ओपिनियन देने में नाकाम रहती हैं, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेचर्स अपना ओपिनियन दे देती है, तो फिर 2 ही पॉसिबल ओपिनियन दिए जा सकते हैं। एक है बिल के अप्रूवल में और दूसरा बिल के रिजेक्शन में। अगर वो बिल को अप्रूव करती हैं तो ये बिल प्रेसिडेंट के इनिशियल रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, जहां पर प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन देने के बाद बिल को पार्लियामेंट में भेज देंगे। लेकिन अगर यूपी और बिहार की लेजिस्लेचर ये कहती हैं कि हम मर्ज होकर एक प्रदेश नहीं बनना चाहते, यानी अपना ओपिनियन बिल के रिजेक्शन के तौर पर देती है, तब भी ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जहां प्रेसिडेंट अपना इनिशियल रिकमेंडेशन देने के बाद बिल को पार्लियामेंट में भेजेंगे, जहां पार्लियामेंट जो भी करना चाहे वो कर सकती है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो यूपी और बिहार की विधानसभाओं से मिले ओपिनियन को मान भी सकती है और ना चाहे तो नहीं भी मान सकती है। इसका मतलब ये है कि विधानसभाओं का ओपिनियन इज जस्ट अ मियर कंसल्टेशन, कि आप हमें बता दो कि आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। विधानसभाओं का ओपिनियन इमैटेरियल है, यानी इनका ओपिनियन केंद्र सरकार और पार्लियामेंट की मर्जी के आगे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है।
वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र है। ये सिस्टम पुराने ज़माने की शादियों की तरह है, वेयर फादर गोज टू हिज डॉटर एंड आस्क वेदर यू लाइक द ग्रूम और नॉट। इफ़ यस नो प्रॉब्लम, इफ़ नो देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू मैरी हिम ओनली। तो इस बिल पर स्टेट्स का क्या व्यू है, इससे ज़रा अंतर नहीं पड़ता है। स्टेट्स का ओपिनियन पार्लियामेंट के फैसले को शेप तो दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि सरकार इनकी निगेटिव ओपिनियन के तहत बिल को आगे के प्रोसेस के लिए ना भेजे और अपना आइडिया ड्रॉप कर दे। लेकिन स्टेट्स का ओपिनियन पार्लियामेंट को बाइंड नहीं करता है कि पार्लियामेंट स्टेट्स के ओपिनियन के तहत ही बिल पर आगे काम करे। सरकार का जो मन होगा वो वही करेगी। पार्लियामेंट में क्योंकि सरकार के सांसदों की संख्या ज़्यादा होती है, तो सरकार इस बिल के साथ पार्लियामेंट में जो करना चाहे वो कर सकती है। स्टेट्स का ओपिनियन पार्लियामेंट के लिए सिर्फ ये जानने का मौकावर है कि स्टेट्स क्या चाहती हैं। तो इस पूरे आर्टिकल को इस्तेमाल करने में और भारत के राज्यों के एरिया या फिर उनके नाम में बदलाव लाने के लिए स्टेट्स का रोल कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 3 के अंदर का बिल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और पार्लियामेंट ही इनिशिएट कर सकती है, और जैसा हमने पढ़ा कि इसमें स्टेट्स का रोल ना के बराबर है। तो एक बार 2011 में मायावती जी को ये मालूम पड़ गया कि उनकी सरकार अगले इलेक्शन में गिरने वाली है और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पावर में आने वाले हैं। तो मायावती जी ने न्यूज़ में छाए रहने के लिए एक रिजोल्यूशन यूपी की विधानसभा में पास करवा दिया कि यूपी को 4 प्रदेशों में बांटा जाएगा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध और पश्चिम यूपी। और फिर क्या था, हमारे देश के पत्रकारों को तो हम लोग जानते ही हैं, उन्हें 2000 के नोट में चिप दिखाई देती है। तो पूरे देश में न्यूज़ चैनल वालों ने ये मुद्दा खूब उठाया और काफी प्राइम टाइम शोज करे गए। सो इन वन सच प्राइम डिबेट अर्नब गोस्वामी कॉल्ड सुभाष कश्यप फॉर अ डिबेट। सुभाष कश्यप एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है और वो सब कुछ जानते थे। तो डिबेट में सभी पार्टियों की स्पोक्स पर्सन एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे कि आपकी सरकार है तो क्या आप कुछ भी करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुलायम सिंह जी, जो 4 राज्यों की घोषणा है, क्या आपको लगता है 4 राज्य बन सकते हैं? ये 4 राज्य बनने का सवाल ही नहीं। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी शक्ति लगा के कभी उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होने देगी। लेकिन सुभाष कश्यप से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये डिबेट बेमतलब में हो रही है। आर्टिकल 3 से संबंधित कोई भी बिल राज्य सरकार इनिशिएट कर ही नहीं सकती है। ये बिल सिर्फ केंद्र सरकार की पहल के बाद प्रेसिडेंट से इनिशिएट होता है और राज्यों से तो बस उनका ओपिनियन मांगा जाता है, जो कि बस एक फॉर्मेलिटी मात्र है। हालांकि उस समय पूरे देश के अखबारों के हेडलाइन में मायावती सरकार के इस बिल ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तो बात इतनी है कि स्टेट्स का ओपिनियन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब ये भी है कि राज्यों का ओपिनियन जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आर्टिकल 3 में स्टेट्स का ओपिनियन जानने की फॉर्मेलिटी को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी स्टेट और सेंटर के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलती है। हालांकि काफ़ी पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि भारत एक क्वासी फेडरल सेटअप है, यानी भारत सिर्फ आधा फेडरल सेटअप है जिसमें यूनिटरी बायस देखने को मिलता है, जहां सेंटर स्टेट से ज़्यादा पावर एक्सपीरियंस करती है। इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पर सेंटर की पावर स्टेट से कई ज़्यादा है। और यहाँ सिर्फ स्टेट्स का ओपिनियन ऐसा दिखाने के लिए आर्टिकल 3 में शामिल किया गया है कि भारत एक फेडरल सेटअप है। अमेरिका में हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका में सेंटर स्टेट्स की मर्जी के बिना ऐसा नहीं कर सकती हैं। वहाँ स्टेट्स का ओपिनियन सेंटर के बराबर मैटर करता है। इस वजह से अमेरिका को बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फेडरल सेटअप भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 3 के प्रोविजन को पढ़ने के बाद आर्टिकल 3 में 2 एक्सप्लेनेशन भी दे रखी हैं। पहली एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्लॉज A to E में जो पार्लियामेंट की पावर्स लिखी हैं, जिनके तहत पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा और घटा भी सकती है, उनकी बाउंड्रियों में बदलाव भी कर सकती है और उनका नाम भी बदल सकती है। तो एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक इन सभी क्लॉज यानी क्लॉज A to E में जहाँ जहाँ स्टेट्स लिखा है वहाँ पर यूनियन टेरिटरी को लिखकर रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी पार्लियामेंट की आर्टिकल 3 के तहत स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की पावर यूनियन टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करने पर भी लागू होती है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी यूनियन टेरिटरी के एरिया को कम ज़्यादा कर सकती है, यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री में बदलाव भी कर सकती है और किसी भी यूनियन टेरिटरी का नाम भी बदल सकती है। एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक एक और बात जो समझ आती है वो ये है कि प्रोविजन टू क्लॉज A to E में राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए उनका ओपिनियन पूछा जाता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए उनका ओपिनियन भी पूछने की जरूरत नहीं है। यानी दिल्ली को अगर चाहे तो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है और इसके लिए दिल्ली की विधानसभा और सरकार का क्या ओपिनियन है इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़े तो उसमें पार्लियामेंट आर्टिकल 3 की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर एक नई स्टेट या फिर एक नई यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है, या फिर पार्लियामेंट 2 स्टेट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर एक नई यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है और साथ ही साथ किन्हीं 2 यूनियन टेरिटरी का कुछ हिस्सा लेकर एक नई स्टेट भी बना सकती है। एक और बात जो इस आर्टिकल की क्लॉज C को पढ़ने से उठती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉज C डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट की बात करता है, यानी किसी राज्य का एक हिस्सा अलग करके
उस राज्य को छोटा बनाकर किसी दूसरे राज्य को बनाने की ताकत पार्लियामेंट के हाथ में देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट हमारे देश के किसी राज्य के एरिया को डिमिनिश करके वो जमीन किसी दूसरे राज्य को भी दे सकती है या नहीं? क्योंकि 1959 में पाकिस्तान के साथ भारत सरकार एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसे हम नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत वेस्ट बंगाल के 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसको बेरूबारी यूनियन कहते हैं, उसको भारत सरकार पाकिस्तान को देने की बात इस एग्रीमेंट में करती है। इस एग्रीमेंट पर सवाल उठाए गए कि कौन पार्लियामेंट को यह ताकत देता है कि वो हमारे देश का एक हिस्सा दूसरे देश को दे सकती है। इसके बाद बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट में इस एग्रीमेंट को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही किसी राज्य को रीऑर्गेनाइज करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 3 के क्लॉज 3 पार्लियामेंट को अपने देश का कोई हिस्सा किसी बाहर के देश को देने की ताकत पार्लियामेंट को नहीं देता है। हालांकि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 3 उसको ये पावर नहीं देता है। यहाँ पर हमारा आर्टिकल 3 का डिस्कशन खत्म होता है, लेकिन आर्टिकल 3 का एक एग्जाम्पल लेकर हम इस आर्टिकल को ब्रीफ में समराइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार यूपी और बिहार को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहती है, तो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस देंगे कि ये बिल अपनी इनिशियल रिकमेंडेशन के साथ इनिशिएट करें। प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन देने से पहले बिल को यूपी और बिहार के लेजिस्लेचर में भेजेंगे और एक टाइम लिमिट भी मेंशन करेंगे कि इस टाइम के अंदर ही यूपी और बिहार अपना अपना ओपिनियन बिल के फेवर में या अगेंस्ट में दें। यूपी और बिहार की लेजिस्लेचर्स प्रेसिडेंट से थोड़ा और टाइम ही मांग सकते हैं, लेकिन अगर उस एक्स्ट्रा दिए गए टाइम के अंदर रहते हुए यूपी और बिहार की लेजिस्लेचर्स अपना ओपिनियन नहीं दे पाते हैं या अपना ओपिनियन फेवर या फिर अगेंस्ट में देती हैं, तो इन सभी केसेस में बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, जहां पर प्रेसिडेंट अपना इनिशियल रिकमेंडेशन देने के बाद बिल को आगे के प्रोसेस के लिए पार्लियामेंट में भेज देंगे। केंद्र सरकार के पास सिंपल मेजोरिटी हासिल करने के लिए पार्लियामेंट में पर्याप्त सांसद हैं, इस वजह से ये बिल को पास करवा दिया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि राज्यों का इस पर क्या ओपिनियन था, फर्क पड़ता है तो सिर्फ केंद्र सरकार और पार्लियामेंट की मर्जी से। खैर, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हालांकि असलियत में भी 1956 के बाद भारत के नक्शे में कई सारे बदलाव आए हैं। सन 2000 में यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास करके यूपी का एक हिस्सा यूपी से बाइफरकेट करके उत्तराखंड बनाया गया था। इसी साल बिहार में से एक हिस्सा बाइफरकेट करके उस हिस्से को झारखंड का नाम देकर एक नया राज्य बनाया गया था। अभी कुछ साल पहले 2019 में ही जम्मू एंड कश्मीर को भी 2 हिस्सों में स्प्लिट करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। एक यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख की, जहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, और एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ पर विधानसभा है। लद्दाख में विधानसभा के न होने की वजह से वहां पर कई बार इसके विरोध में प्रोटेस्ट भी करे गए हैं। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है, इसको हम कभी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जाना आर्टिकल 3 के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आर्टिकल 4 को डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड डिस्कशन ओवर आर्टिकल 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।